नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप की वजह से मैंने पिछले 3 सालों से शराब का जहरीला घूंट लिया नहीं है और एक सुख और समाधान से भरा हुआ जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा शराबी जीवन तकरीबन 15 से 16 साल तक रहा। शराब से मेरा आमना सामना बचपन से ही रहा था। मुझे याद है कि मेरे पिताजी, जिन्हें काफ़ी शराब पीने की आदत थी, अक्सर मुझे बचपन में चिल्लर शराब के अड्डों पर अपने साथ ले जाया करते थे, जहां मेरे पिताजी तो शराब बेचने वालों के साथ बैठकर शराब पिया करते थे, मगर मैं वही बाजू में शराब बेचने वालों के बच्चों के साथ खेला करता था। इस तरह से मैं बचपन से ही अपने पिताजी और दूसरे शराब पीने वालों को भी शराब का मजा लेकर झूमते हुए देखता आया था। मगर बचपन से ही मैं पढ़ाई में होशियार होने से और मेरा मन पढ़ाई की तरफ ज़्यादा होने से मैं कॉलेज लाइफ में पहुंचने तक शराब से दूर ही रहा। मगर कॉलेज में पहुंचने के बाद मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पहली बार शराब का सेवन किया, जो उस वक्त मैंने काफ़ी सीमित मात्रा में पी थी। बचपन से ही मैंने शराब पीकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए खुद अपने पिताजी और आस पड़ोस के कई लोगों को देखा था, जिसकी वजह से मेरे मन में भी शराब के प्रति कुछ घृणा थी, जिसकी वजह से भी मैं शराब से दूर रहा था। मगर जिस दिन मैंने पहली बार शराब पी, मेरे मन के अंदर बैठा हुआ शराब के प्रति डर खत्म हो गया। शराब पीने के बाद दिमाग के झूमने और मन के हवा में तैरने का एहसास मुझे दोबारा शराब पीने के लिए उत्साहित करने लगा। धीरे धीरे मैं अलग अलग जगह अलग अलग दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए मौके तलाशने लगा। शुरुआती दिनों की ऐसी ही एक होली के त्यौहार पर, जो मेरे शराबी जीवन की पहली होली थी, मैंने दोस्तों के साथ इतनी शराब पी कि मैं अपने पूरे होशो हवास खो चुका था। जब मुझे होश आया तब मैं एक अनजान व्यक्ति के घर में सोया पड़ा था और उस घर के सारे सदस्य मुझे बुरी तरह से घूर रहे थे। मेरे जीवन के इस पहले ही हादसे ने कुछ दिनों तक मुझे काफ़ी आत्मग्लानि में रखा, लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद मैं फिर से शराब की तरफ आकर्षित हुआ और जो कुछ मेरे साथ हुआ सब भूल गया। दोस्तों, उन्हीं दिनों मैंने 12वीं मैट्रिक परीक्षा पास कर कानून की डिग्री के लिए लॉ कॉलेज में दाखला लिया। शराब की वजह से मेरे पिताजी की शारीरिक हालत खराब हो चुकी थी। वे अक्सर बीमार रहा करते थे, जिसकी वजह से उनकी नौकरी छूट चुकी थी। ऐसे में मुझे अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्राइवेट नौकरी करनी पड़ रही थी। पढ़ाई की चिंता और घर परिवार की खराब हालत के विचारों से बचने के लिए मुझे शराब पीने की बार बार इच्छा होने लगी थी और मैं इस तरह रोज रात को शराब पीने लगा था। रोज रात को शराब पीने की आदत और नौकरी से मिलने वाली पगार जब मुझे कम पड़ने लगी, तब जिंदगी में पहली बार मैं हिसाब में हेरा फेरी और छोटी मोटी शराब का खर्चा चलाने लायक चोरियां करने लगा। शराब की मात्रा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी और कई बार जब मैं रात को बहुत ज़्यादा शराब पी लेता था तो दूसरे दिन सुबह बिस्तर से उठते बराबर मुझे शराब पीने की इच्छा होती थी। शराब नहीं मिलने की हालत में मुझे घबराहट छूटती थी और मेरे हाथ पांव कांपने लग जाते थे। इन्हीं हालातों के चलते मैं कॉलेज में भी शराब पीकर ही जाने लगा। उसी तरह वार्षिक परीक्षा के पर्चे छुड़ाने के लिए भी मुझे परीक्षा हाल में शराब पीकर ही बैठना पड़ता था। अगर मैं शराब पीकर ना बैठूं तो मेरी कलम ही नहीं चलती थी और मैं पर्चा भी नहीं छुड़ा पाता था। जैसे तैसे मैंने अपने कानून की पढ़ाई पूरी की और मैं एक वकील बन गया। दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज की नज़रों में मुझे एक अलग पहचान मिली और लोग मुझे बड़ी इज्जत और आदर की नज़र से देखने लगे थे। मैंने अपने घर की जिन खराब परिस्थितियों से गुजरकर अपनी कानून की डिग्री हासिल की थी, उसे देखकर सभी लोग मुझे काफ़ी सम्मान करते थे। अब मैं एक वकील बन चुका था और मैंने वकालत की प्रैक्टिस भी शुरू की थी, लेकिन शराब ने अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वकील बनने के बाद लोक लाज और शर्म की वजह से कुछ दिन मैं शराब से दूर रहा, मगर वह दूरी धीरे धीरे कम होने लगी और मैं फिर एक बार लोगों से छुप छुप कर रोज रात को पीने लगा। वकालत करने के साथ साथ ही मेरा शराबीपन भी दिन ब दिन बढ़ने ही लगा। शराब बढ़ने के साथ शराब का खर्चा बढ़ने से मैं जल्दी ही अंग्रेजी शराब से
देशी शराब पर आ गया और अक्सर खुलेआम देशी शराब के अड्डों पर शराब पीते हुए दिखने लगा। जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ने लगी वैसे वैसे शराब के प्रति मेरा खुलापन भी बढ़ने लगा। मैं दिन हो या रात किसी भी समय और किसी भी जगह और किसी भी प्रकार की शराब पीने लगा। शुरुआत में लोग मुझे काफी आश्चर्य की नज़र से देखते थे, मगर धीरे धीरे उन लोगों ने मुझे एक शराबी वकील की नज़र से देखना और मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। शराब मुझ पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि मैं कोर्ट में भी शराब पीकर ही जाने लगा था और कोर्ट के सामने खड़ा होने के लिए भी मुझे शराब पीकर ही खड़ा होना पड़ता था। जब जब मुझे शराब की आवश्यकता पड़े तब तब मुझे शराब मिलनी ही चाहिए, इसीलिए मैं अपनी बैग में और कोट की जेब में भी शराब की बोतल हमेशा रखने लगा। मेरी इन आदतों का जब मेरे साथी वकीलों को पता चला तब मुझे उन सभी ने काफी समझाया, मगर मैं अपने आप को शराब से दूर नहीं कर पाया। नतीजा यह हुआ कि मेरे व्यवसायी मित्रों ने मुझसे दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी और मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। मेरी बढ़ती हुई शराब से घर में कलह का वातावरण पैदा होने लगा और धीरे धीरे बात बात पर माँ बाप से मेरे झगड़े शुरू होने लगे। मैं माँ बाप को अकेला लड़का होने की वजह से मेरी माँ हमेशा चिंता और तनाव में रहने लगी थी, जिसकी वजह से वह बार बार बीमार हो जाती थी। अपनी बर्बादी का सारा दोष मैं अपने पिताजी के शराबीपन को देने लगा था, जिसकी वजह से अक्सर मेरे पिताजी से अनबन और झगड़ा हो जाता था। धीरे धीरे मैं उनके साथ झगड़े में उन्हें गाली गलौज करने लगा था और ऐसे में ही एक दिन मैंने उन पर हाथ भी उठाया और उनसे मारपीट भी की। धीरे धीरे मुझे जानने वाले लोगों को मेरे शराबीपन की जानकारी मिलने लगी और लोगों ने मुझसे संबंध तोड़कर दूरी बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेरी वकालत भी खराब होने लगी और मैं भयानक आर्थिक हालातों से गुजरने लगा। खराब आर्थिक स्थिति की वजह से मुझे शराब का खर्चा चलाने के लिए लोगों से उधार मांगना शुरू करना पड़ा और इसी के चलते कई बार मुझे शराब की खातिर पैसों के लिए लोगों से झूठ बोलना पड़ता था। रात और दिन बढ़ती हुई शराब, लोगों से लिया हुआ कर्ज और उधार मेरी जिंदगी में अकेलापन, निराशा, चिंता और तनाव भरने लगा, जिसके चलते मैं 24 घंटे शराब के नशे में ही रहना पसंद करने लगा। अक्सर जब कभी आधी रात को मेरी नींद खुलती थी, उसी वक्त मैं शराब बेचने वालों के दरवाजे खटखटाकर उनसे गिड़गिड़ाकर शराब की मांग करने लगता था, जिसकी वजह से कई बार मुझे अपमानित भी होना पड़ा था। इन्हीं हालातों के चलते मैं भयानक रूप से बीमार गिर गया। मेरी शारीरिक हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। मेरा शरीर एक हड्डियों का ढांचा बन गया था और अचानक ही मेरे बाएं पांव में कमर से लंगड़ापन आ गया। मेरे माता पिता ने मुझे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया, जहां मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे टीबी की बीमारी हो चुकी है और मैंने अब शराब को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। एक तरफ टीबी की बीमारी से पीड़ित मेरा खोखला शरीर और दूसरी तरफ कमर से लेकर नीचे तक एक पांव का लंगड़ापन मुझे पूरी तरह से मौत के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार था। करीब करीब 6 महीने तक एक नरकंकाल की तरह मैं बिस्तर पर पड़े रहा। मुझे देखने वाले सभी लोगों ने मेरे जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ईश्वर की कृपा और मेरे माता पिता द्वारा की गई मेरी देखभाल ने मुझे फिर एक बार जीवन जीने का मौका दिया। 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद धीरे धीरे मेरी शारीरिक हालत में सुधार होना शुरू हुआ और मैं अगले 5 महीनों में बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे चलना शुरू करने लगा। मुझे याद है दोस्तों, बीमारीपन की इस भयानक अवस्था से गुजरते वक्त मैंने जिंदगी में फिर कभी दोबारा शराब नहीं पीने की कसम खाई थी। कुछ महीनों के अंतराल के बाद जब मैंने अच्छा महसूस किया, फिर एक बार शराब का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचने लगा। दोस्तों, डॉक्टरों, रिश्तेदारों की सलाह और मैंने खुद झेले हुए बीमारी के दिनों की भयानक तकलीफ मैं भूलने लगा और फिर एक बार सीमित मात्रा में शराब पीने का विचार मेरे मन में आया और मैं दोबारा शराब पीने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी अवस्था फिर से पहले जैसी हो गई और अब मैंने देखा कि यह शराब की समस्या पहले से ज्यादा भयानक हो चुकी थी। शराब ने मेरी मानसिकता पर प्रहार करना शुरू कर दिया था और शराब न मिलने की स्थिति में मैं चक्कर आकर गिर जाता था। मेरे हाथ पांव और मुंह टेढ़ा हो जाता था। मेरी इस भयानक अवस्था ने मेरे अंदर हर पल मौत का डर भर दिया था।
कोर्ट की 7 मंजिला इमारत में सीढ़ियों से चढ़ने उतरने के वक्त हमेशा चक्कर आकर गिर जाने का डर मुझे लगा रहता था। ऐसी स्थिति में खुद गाड़ी चलाकर या दूसरों की गाड़ियों के पीछे बैठकर आने जाने में भी मुझे हमेशा डर लगा करता था, क्योंकि न जाने कब मुझे वो चक्कर आकर गिरने का अटैक आ जाए और रास्ते पर पीछे से आने वाली गाड़ियों की चपेट में आकर मेरी मौत हो जाए। ऐसी खतरनाक हालत में जब मैंने जिंदगी की आस छोड़ दी और चारों तरफ से निराशा के वातावरण में मैं जी रहा था, कहीं से भी मुझे शराब की लत से मुक्ति पाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मेरे एक मित्र जिनके साथ पिछले कई सालों से मैंने शराब पी थी और जिनका शराबीपन तकरीबन बिल्कुल मेरे ही जैसा था और जो मेरे ही जैसे तंग हालातों में जी रहे थे, अचानक कुछ दिनों से मुझे शराब से दूर और एक अच्छी जिंदगी जीते दिख रहे थे। उनके चेहरे पर मैंने शराब से मुक्त जीवन की चमक देखी थी, जिसका मुझे बहुत आश्चर्य होता था। उनको देखकर मेरे मन में रह रहकर एक आशा की किरण जाग रही थी कि यह व्यक्ति जिसका शराबी जीवन लगभग मेरे ही जैसा भयानक था, अगर यह शराब से दूर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। मेरे उस शराबी मित्र को भी मेरी इस भयानक अवस्था का ज्ञान था, जिसके चलते उन्होंने मुझसे मुलाकात कर ए का संदेश मुझे दिया और मुझे अपने साथ ए की सभाओं में ले जाने लगे। ए की सभाओं में मैंने देखा कि वहां मेरी ही तरह शराब से पीड़ित कई सदस्य आज शराब से मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। ए में मुझे पता चला कि शराब पीना भी अपने आप में एक बीमारी है और मैं इस बीमारी की चपेट में पूरी तरह से आ चुका हूँ। अपनी वास्तविकता से पहचान पाने के बाद मेरे पास ए की सभाओं में जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। ए मेरे लिए एक अंतिम और एकमात्र उपाय था। पिछले 3 सालों से मैं एक एक दिन के आधार से ए के सुझाए गए तत्वों का पालन करते हुए शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ और आज मेरे परिवार और जीवन में खुशहाली है। आज ए की वजह से ही मैं जीवित हूँ और मेरे माता पिता तनाव और चिंता से मुक्त जीवन जी रहे हैं। ए में आने के बाद ही मेरी शादी हो पाई और मैं आज अपनी पत्नी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहा हूँ। ए की सभाओं में जाने के लिए मेरी पत्नी भी मुझे प्रेरित करती है। ए की वजह से जो मान सम्मान मैंने खोया था वो आज मुझे फिर से वापस मिलने लगा है। दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज ने मुझे दोबारा स्वीकार किया है। जैसे जैसे मेरी शराब की दूरी बढ़ रही है, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगा हूँ। पहले की तरह नकारात्मक विचार आने कम हुए हैं और मेरे व्यवसाय की स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी है। लोगों का खोया हुआ विश्वास मैं फिर से पाने लगा हूँ। ए ने मेरी वास्तविकता से मेरी पहचान कराई है और मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि मैं सीमित मात्रा में पीने वाला शराबी नहीं हूँ और मरते दम तक मैं शराब को सीमित मात्रा में नहीं पी सकता। मैं एक बार का शराबी हमेशा का शराबी हूँ। ए में आने के बाद ही मुझे अपने चरित्र के दोषों और भावनात्मक कमजोरियों के बारे में जानकारी मिली। मेरे दैनिक आत्मचिंतन के जरिए मुझे इस बात का पता चला कि मेरे अंदर का अहंकार, आत्मकेंद्रितता, स्वार्थीपन और अनियंत्रित काम भावना ही मुझे शराबी बनाने के लिए जिम्मेदार है। मेरी भावनात्मक कमजोरियां जैसे गुस्सा, आत्मदया, अपने आप पर दया करने और दया पाने की भावना, खुद के द्वारा की गई गलतियों का अपराध बोध, निराशा की भावना मुझे बार बार शराब की ओर ले जाती थी। ए में आने के बाद मैंने पाया कि मेरे विचारों और आचरण में भी काफी कुछ बदलाव आया है। जैसा कि मेरे पिताजी द्वारा उनके शराबीपन में की गई गलतियों की वजह से उनके प्रति मेरे मन में खुन्नस की भावना का होना, मेरे जीवन की बर्बादी का सारा दोष उन्हें ही देना। मगर आज ऐसा नहीं है। आज मैं अपने पिताजी को अपने ही जैसा एक बीमार व्यक्ति समझता हूँ और उनके द्वारा की गई गलतियों को भुलाकर उनके प्रति मेरे मन में दबी खुन्नस की भावना को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आज काफी कम हो चुकी है। उसी तरह अपनी जिंदगी की बर्बादी से झल्लाकर मैं हमेशा अपनी माँ, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ चिड़चिड़ाहट और गुस्से से भरा बर्ताव किया करता था, जिसकी वजह से खास तौर पर मेरी माँ हमेशा अपमानित महसूस किया करती थी। लेकिन आज मैं ए के मार्ग पर चलते हुए सभी के साथ विनम्रता और प्रेम से पेश आने की कोशिश करता हूँ। एक समय था जब मैं अपने व्यवसाय में ग्राहकों को हमेशा दूध देने वाली गाय की नज़र से देखता था।
जिनसे झूठ बोलकर, बेईमानियां और धोखा करके मैं अपने शराब का खर्चा निकालने तक ही सोच रखता था, चाहे उनका काम पूरा हो या ना हो। पर अब वैसी बात नहीं है। आज मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने ग्राहकों से पूरी ईमानदारी बरतूं और उनका पूरा समाधान हो सके ऐसा काम करूं। आज एक एक कार्यक्रम पर चलते हुए ईश्वर की प्रार्थना और वरिष्ठ एए सदस्यों का मार्गदर्शन लेकर मैं एक एक दिन के आधार से अपने चरित्र के दोषों पर काम करते हुए तथा अपनी भावनाओं पर संयम पाने का प्रयास करते हुए शराब से दूर रहकर एक सुखी, समाधानी और संयमित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं।